brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। 19 सितंबर 2023 खबरिया दुनिया में रहने वालों का दिन कैसे शुरू होता है। अखबारों की सुर्खियां देखो, टीवी पर चल रही पट्टियां देखो और सोशल मीडिया की सरगर्मियां देखो। हमें लगता है ये दिन हिंदुस्तान की तारीख के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाला विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है। लेकिन उससे जुड़े ब्यौरे सामने आए उससे भी पहले किसी और देश की संसद में किसी और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाला बयान सुर्खियां तय करने लगता है। ये बयान भारत की संप्रभुता से जुड़ा है। भारत के राज्य पर कुछ गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं, क्योंकि उस देश की सरजमी पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। आप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कनाडा की संसद में दिया गया ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. जस्टिन ट्रूडो, इनके पिता भी प्रधानमंत्री रहे हैं। आएंगे पूरी राजनीतिक हिस्ट्री पर आप 18 सितंबर को भरी संसद में इनका बयान सुन चुके हैं, जिसमें कहा गया कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा में घुसकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। ट्रूडो ने निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया, पर उसकी एक पहचान और थी। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का मास्टरमाइंड था। KTF पर पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप हैं। इसे भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। निज्जर को सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों में से था। भारत में हुई कई हत्याओं से भी उसका नाम जुड़ता है। कनाडा में उसकी एंट्री का किस्सा भी विवादास्पद है। इन सब के बारे में बात करेंगे। पर यह सब शुरू कब हुआ? 18 जून 2023 को, जब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई। इल्जाम भारत पर लगा। कनाडा में भारत के उच्चायोग और कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन कनाडा की सरकार ने जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 9 सितंबर को ट्रूडो G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम मोदी ने सख्त लहजे में भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। कनाडा की मीडिया में छपा कि मोदी ने बंद कमरे में ट्रूडो को डांटा। इसके इर्द गिर्द भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे साफ हो चुका था कि दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ट्रूडो स्पेशल डिनर में नहीं गए, एक जरूरी लॉन्च से दूर रहे। जाते जाते उनका प्लेन खराब हो गया। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, ट्रूडो ने उससे भी इनकार कर दिया। फिर इसी हफ्ते कनाडा की ट्रेड मिनिस्टर को भारत आना था, लेकिन ऐन मौके पर यह दौरा भी आगे की तारीखों के लिए खिसक गया और अब ट्रूडो ने संसद में भारत सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी ब्रीफ किया। कनाडा सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए भी कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इन आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित बयानबाजी है।
19 सितंबर की सुबह विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैक्के को तलब किया, आपत्ति दर्ज कराई और एक सीनियर डिप्लोमेट को 5 दिनों के अंदर भारत से निकलने का निर्देश भी दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह सख्त विरोध जताने का तरीका होता है। डिप्लोमेट्स को निकालने का मतलब है संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, टूटने की कगार पर हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इतना बड़ा मुद्दा कैसे बनी, इस घटनाक्रम का भारत की साख पर क्या असर पड़ेगा और लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ट्रूडो की असल सच्चाई क्या है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले हरदीप सिंह निज्जर, भारत के आतंकवादी की कहानी, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के संबंध खात्मे की कगार पर पहुंचे। निज्जर की पैदाइश पंजाब के जलंधर की थी। बरस था 1978। उस दौर में पंजाब में जर्नैल सिंह भिंडरावाले का उभार हो रहा था, जिसने खालिस्तान की मांग के लिए हिंसा की नफरत फैलाई। फिर भारत सरकार को चुनौती दी। आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर उसको मार गिराया। भिंडरावाले के मरने के बाद भी खालिस्तान की मांग चलती रही। पंजाब सशस्त्र विद्रोह का जैसे अड्डा बन गया हो, जिसे काबू में करने में कई बरस लग गए। निज्जर इसी माहौल के बीच बड़ा हो रहा था। कनाडा की मीडिया संस्थान ग्लोबल न्यूज ने 22 जून 2022 को निज्जर की विस्तृत प्रोफाइल छापी। इसमें स्टीवर्ट बेल ने उसके कनाडा पहुंचने की कहानी भी बताई। निज्जर 10 फरवरी 1997 को टोरंटो पहुंचा, फर्जी पासपोर्ट के सहारे। पासपोर्ट पर उसका नाम रवि शर्मा दर्ज था। उसने कनाडा में शरण लेने के लिए अप्लाई किया। एफिडेविट में लिखा, पंजाब में फैली अशांति के दौरान पुलिस ने मेरे भाई जतिंदर को अरेस्ट किया। मेरे पिता ने एक मानवाधिकार संगठन से मदद मांगी, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर टॉर्चर किया गया। 1995 में मुझे भी पुलिस ने पकड़ लिया और राज उगलवाने के लिए गुप्तांगों पर बिजली के झटके दिए और आरोप लगाया कि मैं चरमपंथियों को शरण दे रहा हूँ। फिर मैंने 50,000 की घूस दी, तब छोड़ा। मैं यूपी में एक रिश्तेदार के घर छिप गया। 1 बरस बाद पुलिस मेरी तलाश में आई, लेकिन इस दफा किसी तरह बचकर निकलने में मैं सफल रहा। निज्जर ने एफिडेविट में दावा किया कि भारत में उसकी जान को खतरा है, लेकिन दस्तावेज की जांच करने वाले अधिकारियों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। जिस डॉक्टर ने निज्जर का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था, उसमें अंगों के नाम भी गलत लिखे थे। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। रिजेक्शन के 11 दिन के बाद उसने ब्रिटिश कोलंबिया की एक महिला से शादी कर ली। ये कनाडा के पश्चिमी छोर पर बसा प्रांत है। निज्जर ने शादी के आधार पर अब अप्रवास की मांग की। आवेदन में लिखा कि मैं अपनी पत्नी से एक पल भी दूर नहीं रह सकता। सबूत के तौर पर इनविटेशन लेटर और शादी की तस्वीरें पेश की, पर अधिकारियों ने इसे भी खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये शादी किसी समझौते के तहत हुई है। पता चला कि निज्जर से शादी करने वाली महिला कुछ समय पहले दूसरे पति के नाम से कनाडा आई थी। निज्जर ने इसके बाद भी हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा। 2001 में कोर्ट में उसकी अपील खारिज हो गई। इसके कुछ समय बाद ही उसने खुद को कनाडा का नागरिक बताना शुरू कर दिया। अब ये कैसे हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। किस तरह का राजनीतिक दखल था, कौन सी लॉबीज थी जिन्होंने पैरवी की और ये सिटीजनशिप मुहैया कराई गई झूठ के आधार पर बिल्ड होने के बावजूद एप्लीकेशन। खैर, कनाडा में निज्जर ने प्रकट तौर पर प्लम्बिंग का काम शुरू किया, मिस्त्री का काम करना, पाइपों को जोड़ना, दुरुस्त करना। लेकिन यहां बसने के बाद उसने खालिस्तान आंदोलन के लिए कैंपेन चलाने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया में घूमा और हर जगह खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग की। नवंबर 2014 में भारत ने निज्जर के खिलाफ इंटरपोल के जरिए अरेस्ट वारंट जारी किया। उसे केटीएफ का मास्टरमाइंड बताया गया। उस पर 2007 में लुधियाना में सिनेमा हॉल में बम धमाके का आरोप था। 2016 में उसके खिलाफ दूसरा वारंट जारी हुआ। भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं की साजिश रचने और फंड देने का आरोप। भारत के कानून के हिसाब से उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। निज्जर ने ट्रूडो को चिट्ठी लिखी और इन आरोपों को झूठा बताया और कनाडा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में वो ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे का मुखिया भी बन गया। इसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ था। 2018 में और भी कुछ हुआ जो आपको जानना चाहिए। भारत और कनाडा ने हिंसक उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए एक समझौता किया। इसके बाद पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वांटेड लोगों की लिस्ट जस्टिन ट्रूडो को दी। इसमें भी निज्जर का नाम था। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पंजाब में आरएसएस नेताओं की हत्या की जांच शुरू की। संदेह के घेरे में निज्जर भी था। फिर 2020 का साल आया। भारत सरकार ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया। 2023 में एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया। फरवरी 2023 में गृह मंत्रालय ने निज्जर के संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया। यूएपीए के तहत भारत सरकार बैक चैनल से केटीएफ और निज्जर पर कार्रवाई की मांग भी करती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। निज्जर आराम से अपना काम करता रहा।
उसने सितंबर 2023 में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने की योजना भी बनाई थी, पर उससे पहले ही तारीख आई 18 जून 2023 की। कनाडा के समय के हिसाब से रात के 8:30 बज रहे थे। निज्जर गुरुद्वारे की पार्किंग में अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसी वक्त दो लोग कार के पास आए और फायरिंग शुरू कर दी। निज्जर वहीं पर ढेर हो गया। दोनों हमलावर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक तीसरा शख्स कार स्टार्ट कर उनका इंतजार कर रहा था। संदिग्धों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। निज्जर की हत्या के बाद उसके करीबियों ने भारत पर इल्जाम लगाया। कनाडा के अलावा यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोटेस्ट हुए। कनाडा में निज्जर के समर्थकों ने भारतीय अधिकारियों को हत्यारा बताया, किल इंडिया के पोस्टर्स लहराए, लोगों को उकसाया, इंदिरा गांधी की हत्या की प्रदर्शनी लगाई। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की, पर कनाडा सरकार ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। नतीजतन खालिस्तान समर्थकों का दम्भ बढ़ गया। उन्होंने निज्जर की हत्या को भारत के खिलाफ जहर उगलने का साधन बना लिया, जबकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था। आज इसकी चर्चा क्यों? जैसा हमने शुरुआत में बताया, 18 सितंबर को ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया और कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि उन्होंने सबूतों की दशा और दिशा नहीं बताई। चर्चा चल रही है कि ट्रूडो ने हताशा में ये कदम उठाया। हालिया दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री साबित किया। मसलन G20 समिट में उनका बर्ताव, पीएम मोदी के साथ मीटिंग में भी वो कमजोर दिखे। प्लेन में खराबी को लेकर कनाडा की मीडिया में उनकी छीछल इधर हुई। घरेलू मसलों में भी उनकी छवि धूमिल हुई है। सरकारें एक दूसरे पर आरोप पहले भी लगाती रहीं, लेकिन भरी संसद में कोई प्रधानमंत्री सीधे सीधे दूसरे देश का नाम लेकर दोष मढ़े, ऐसा कम होता है। क्या ये G20 के दौरान हुई तल्ख मीटिंग का नतीजा है, या ट्रूडो ने घरेलू राजनीति में अपनी गिरती साख से परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन में ये कदम उठाया? हमने ये सवाल पूछा मिंट के लिए काम करने वाले विदेश मामलों के संवाददाता शशांक मट्टू से। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देयर आर credible allegations of links with the Indian state। तो यही मैं उनका डायरेक्ट कोट आपके सामने रख रहा हूं। और इसका मतलब ये है कि देखिए, उनकी एक तनाव भरी मीटिंग उनकी थी G20 में, ये मामला आया और उसके बाद जब उनको लगा कि देखिए, भारतीय सरकार के साथ अगर हम इस मामले को के साथ उठाते रहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक तरीके अगर हम द्विपक्षीय वार्ता में इन मामलों को उठाएंगे, तो भारतीय सरकार के साथ हमारा इस मामले में कोऑपरेशन नहीं बन रहा है, हमारी साझेदारी नहीं बन रही है, वो हमारी कंसर्न्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमें अब बिल्कुल भरी सभा, जैसा आपने कहा, भरी सभा पूरे कनाडा के सामने और दुनिया के सामने, दुनिया की आंखों में सामने हमें ये एक बहुत बड़ा, बहुत, जैसा आपने कहा, एक बहुत संगीन आरोप लगाना पड़ेगा भारतीय सरकार के खिलाफ। और शायद इसी तरीके और अब हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं कि क्या ये सही था, क्या ये सही नीति थी, लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा की सरकार ने अब शायद ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अगर आप कनाडा की अंदरूनी राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, तो आपको पता है कि उनकी सरकार के लिए समर्थन कनाडा की पब्लिक में बहुत कम होता जा रहा है। वो और बड़े बड़े सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर आज चुनाव होता कनाडा में, अगर फेडरल चुनाव होता कनाडा में, क्या वो चुनाव जीत पाते? और अगर आप आंकड़ों को देखिए, एग्जिट पोलों को देखिए, तो आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार, अगर आज उनको चुनाव लड़ना पड़ता, वो शायद जीतती नहीं। और जो विपक्षीय कंजर्वेटिव पार्टी है, उनकी ज्यादा चांसेस है, उनकी ज्यादा संभावना है इस चुनाव को जीतने की। तो ये जरूर हो सकता है कि इस मामलों को उठाकर वो कहना चाहते हैं कि देखिए, हम कनाडा की जनता को एक इस बड़े मुद्दे में, भारत के इस इन्वॉल्वमेंट की मुद्दे पर हम एकजुट करना चाहते हैं, और अगर सरकार और जनता अगर एकजुट हो जाए, सारी पार्टियां एकजुट हो जाए, तो हमारे समर्थन जनता के सामने बढ़ जाएगा। और ये भी एक थ्योरी हो सकती है। और अगर आप भारत में जाएं, ट्विटर में देखिए, लोगों से बात करें, तो ये, और अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़े स्पष्ट तरीके में से कहा था कि उनको लगता है कि कनाडा वोट बैंक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है। ट्रूडो के भाषण के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सीनियर डिप्लोमेट को निकालने का ऐलान किया और बताया कि डिप्लोमेट भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं। भारत ने इस पूरे मामले पर भी तीखी टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा, हमने कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का बयान सुना। कनाडा में हुई हिंसा में भारत की संलिप्तता के आरोप बेबुनियाद और राजनीति प्रेरित हैं। इस तरह के आरोप पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत में भी लगाए गए थे और तब उनका जोरदार खंडन किया गया था। इन आरोपों के जरिए खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। ये लोग भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हैं। कनाडा सरकार की अकर्मण्यता चिंता का विषय है। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि कनाडा के राजनेताओं ने ऐसे लोगों का खुला समर्थन किया है। कनाडा लंबे समय से हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को प्रश्रय देता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको भारत से जोड़ने की कोशिश का हम खंडन करते हैं और हमारी अपील है
कि कनाडा सरकार अपनी जमीन पर चल रही भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करे। कनाडा के बाद भारत ने भी एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। इस डेवलपमेंट को किस तरह देखा जाएगा? क्या भारत और कनाडा के संबंध टूटने की स्थिति में पहुंच गए हैं? कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली, उनके ऑफिस से उन्होंने नाम से एक ऑफिशियल को बोला था कि जो पवन कुमार राय हैं, जो वहाँ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को के प्रतिनिधि हैं वहाँ पे हमारे कनाडा के हमारे हाई कमीशन में, उन्होंने नाम से उनके ऑफिस से उनका नाम निकला। और ये भी एक बहुत बड़ा कदम है जो हमने पहले कभी देखा नहीं है, और जो आज तक आती हुई जो हमारी, जिसे हम नॉर्म कहते हैं, ये इसके बहुत बाहर है। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो अब सबके सामने आ चुका है। जो तनाव है, जो मतभेद हैं, जो फासले हैं, वो बहुत 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 एक एक्सप्लोसिव तरीके से दुनिया के सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। देखिए, रिश्ते बिल्कुल टूट गए हैं ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जो देश हैं उनमें अभी भी हाई कमिश्नर्स है जो एक दूसरे के मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। जब हाई कमिश्नर्स नहीं रहते या फिर पूरा डिप्लोमेटिक मिशन को बंद कर दिया जाता है, तब कहते हैं कि रिश्ते बिल्कुल टूट गए। तो बिल्कुल नहीं टूटे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर कहा जाए तो लोएस्ट पॉइंट इन डिप्लोमेसी वहाँ पहुँच गया है भारत और कनाडा का रिश्ता। लेकिन क्या डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया है? निष्कासित गलत शब्द होगा, क्योंकि और बहुत सारे रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया। कनाडा भारत के डिप्लोमेट को निष्कासित और बर्खास्त नहीं कर सकता, भारत कनेडियन डिप्लोमेट को निष्कासित या बर्खास्त नहीं कर सकता। इसे देश निकाला कहा जाता है, यानी कि आप अपने देश लौट जाएं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या डिसएग्रीमेंट तब होता है दो देशों में जब वो किसी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं किसी इंसिडेंट के लिए और उसे बाहर निकाला जाता है। इससे पहले अगर हम देखें तो ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान के साथ होते थे भारत के, जब पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। देखिए, देश निकाला को डिप्लोमेटिक टर्म्स में पर्सोना नॉन ग्राटा भी कहते हैं, यानी कि यू नो लॉन्गर आर वेलकम इन दिस कंट्री और रिकग्नाइज्ड। तो पर्सोना नॉन ग्राटा पाकिस्तानी DCM तब जलील अब्बास जिलानी को किया था, जो बाद में चलकर फॉरेन सेक्रेटरी बन गए और आज के डेट में केयरटेकर गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर है, यानी कि विदेश मंत्री। पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर देखें तो दोनों हाई कमिश्नर्स को अपने अपने घर भेज दिए थे, और आज जो पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ पर है और इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, वहाँ पर DCMs यानी कि डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन चला रहे हैं। तो उसे कहते हैं एकदम ब्रेकडाउन हो जाना रिश्तों में। कनाडा और भारत के बीच बहुत ही रिश्ते ख़राब हो गए हैं, और ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले ही होने लगा था, शायद क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स आने लगे थे। ये तो हुई निज्जर पर मचे बवाल की कहानी। अब जस्टिन ट्रूडो के बारे में भी कुछ ब्रीफ जान लेते हैं। कहानी क्या है? 1971 में क्रिसमस की रात पैदा हुए। इनके पापा उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कनाडा के पीरे ट्रूडो। पैदाइश के 6 बरस बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। फिर पिता ने उनकी परवरिश की। ट्रूडो ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया, फिर B.Ed की डिग्री ली, कई बरस स्कूल में पढ़ाया, फिर रेडियो चैनल के लिए 2004 का ओलंपिक गेम कवर किया। 2006 में पॉलिटिक्स में आए, फैसला लिया लिबरल पार्टी की तरफ से। इसी पार्टी में उनके पिता PM बने थे। 2008 में ट्रूडो पहली बार सांसद बने। 3 बरस के अंदर पार्टी में लीडरशिप का संकट खड़ा हुआ। 2011 के चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी थी, पर ट्रूडो अपनी सांसदी जीतने में कामयाब रहे थे। पिता की विरासत और चुनाव जीतने का रिकॉर्ड। कहा गया कि वो पार्टी की कमान संभालें, लेकिन आलोचकों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि जस्टिन के पास अनुभव और योग्यता नहीं है। और तब उन्होंने विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी सांसद पैट्रिक ब्राजेउ को बॉक्सिंग रिंग में आगे आने की चुनौती दी। जी लिटरली कि आओ दो हाथ कर लेते हैं। पैट्रिक सेना में रह चुके थे, कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। लोगों को लगा कि ट्रूडो हार जाएंगे, और ट्रूडो का जवाब क्या था? लोग अक्सर मुझे कमतर समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हल्का हूं। अगर मैं ये लड़ाई जीत जाता हूं तो शायद लोग मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर दें। मार्च 2012 में मैच हुआ, ट्रूडो जीत गए और चर्चा के केंद्र में आ गए। अगले बरस लिबरल पार्टी की कमान उनके पास थी और 2015 में कनाडा की कमान। शुरुआत में छवि उदार और लोकतंत्र समर्थक नेता की बनी, ऐसा नेता जो पूरी दुनिया के लोगों के अधिकारों की बात करता है। उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी से होने लगी। उन्हें करिश्माई बताया जाने लगा, लेकिन धीमे धीमे ये चमक फीकी पड़ गई।
सितंबर 2023 में एंड्रू मित्रोविचा ने अल जजीरा में लिखा, उत्साह खत्म हो चुका है, दरारें साफ दिख रही हैं, असली और बनावटी स्कैंडल्स बहस का मुद्दा बन चुके हैं, निराशा ट्रूडो के नाम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, बदलाव तय है। इससे बचने के लिए ट्रूडो बेकार के दांव खेल रहे हैं। वो कनाडा के लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके अंदर जान अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानियों का मसला उनके पॉलिटिकल करियर से नत्थी हो गया है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की आबादी में सिखों की संख्या 2% से अधिक हो गई है। कई सिख नेता सरकार और प्रशासन में बड़े पद पर हैं। हालांकि कनाडा में रहने वाले सभी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। अधिकतर लोगों के लिए खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। इसके बावजूद ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों से करीबी निभाते नजर आए। दावा करते हैं कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हैं, उनको नहीं रोकेंगे। लेकिन जब फरवरी 2022 में ट्रक ड्राइवर्स उनके यहाँ प्रोटेस्ट करने गए तब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, कई को जेल में भेज दिया। पूछा जाता है कि तब अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई थी। इसी वजह से उनकी मंशा पर सवाल खड़े हुए। हमने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से पूछा, ट्रूडो की खालिस्तान से करीबी की वजह क्या है, वो भारत विरोधी गतिविधियों पर सख्त प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। देखिए, कनाडा का जो एक्सप्लेनेशन है कुछ चीज़ों को लेकर, वो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल शायद ना हो। जैसे कि जब वो झांकी निकाला खालिस्तानियों ने, जहाँ पर इंदिरा गांधी के किलर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कहीं पर। लेकिन हाँ, कंस्टिट्यूंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रूडो के लिए। जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट बेस है ट्रूडो का। उनके जो मंत्री हैं, इम्पॉर्टेंट मंत्री ऐसे कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, सिख मिनिस्टर हैं जो ऐसे कंस्टिट्यूंसी से आते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। लेकिन ये मत समझ के चले कि कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी हैं वो सब खालिस्तानी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे परसेंटेज में। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप भारत में जो रिपोर्ट्स देखते हैं, ऐसा दिखने लगा है मानो कि कनाडा का हर सिख खालिस्तानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटा परसेंटेज है, शायद 2% होंगे जो प्रो खालिस्तानी हैं और खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने शायद कनाडा के नाक में भी दम कर रखा है। क्यों? क्योंकि इससे उनके भारत के साथ जो बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट मार्केट है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। लेकिन कनाडा कहाँ जाकर फंसता है? देखिए, ये भी गलत रिपोर्ट है कि कनाडा कभी भी टेम्पल्स को वैंडलाइज करना या गुरुद्वारों को वैंडलाइज करने पे आपत्ति नहीं जताता, ऐसा नहीं है। बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होते हैं कनेडियन गवर्नमेंट के तरफ से, और FIRs या जो भी कहते हैं केसेस भी लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन जब आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो कनाडा का तर्क ये है कि ये प्रोटेस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट एक राइट है, हम इस राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ द लैंड है, अगर कोई वायलेंट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। लेकिन अगर कोई खड़े होकर नारे लगा रहा है, चाहे वो कौन से भी और कैसे भी नारे हों, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कितने नारे थे जब ट्रक प्रोटेस्ट चल रहा था वैक्सीन्स को लेकर, तो तब कितने नारे थे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के अगेंस्ट। लेकिन तब भी उन्होंने उन प्रोटेस्ट को भी बर्दाश्त किया। वायलेंट हो जाने से तो एक्शन होता है। यहाँ पे जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा कनेडियन सरकार को, और जस्टिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सबके अपने रूल्स होते हैं, सबके अपने लॉज होते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो उनके लिए भी शायद अनएक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट है। तो अगेन, खालिस्तानी एलिमेंट्स जो यहाँ पे फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट एविडेंस लाए, और उनको अगर उनके अगेंस्ट कनाडा एक्शन नहीं लेता है तो वो बिल्कुल गलत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अपने बायलैटरल मीटिंग में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के आगे रखी थी ये बात। और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी निज्जर के किलिंग को लेकर जो एविडेंस है उसको मोदी जी के आगे रखा था, और मोदी जी ने कहा कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद ही आज आप देख रहे हैं ट्रूडो को अपने पार्लियामेंट में सच बोलना पड़ा कि उनके पास इन्वेस्टिगेशंस में क्या डिटेल्स हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ पोटेंशियल लिंक्स हैं जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इस निज्जर किलिंग से जोड़ते हैं। भारत और कनाडा का मामला दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया में सनसनी फैलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की सरकार को मामले पर ब्रीफ किया। आरोप सत्य साबित हो या ना हो, इससे भारत की साख पर असर पड़ेगा। इस स्थिति में भारत के पास विकल्प क्या है?
देखिए भारत अपने स्टैंड पर बिल्कुल साफ तरीके से खड़ा रहेगा कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो ये भूले नहीं कि यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो कुछ लोग कहते हैं घुस के मारेंगे। कनाडा पाकिस्तान नहीं है, कनाडा G7 का एक हिस्सा है। और सबसे पहले ट्रूडो ने पब्लिक जाने से पहले अपने क्रिटिकल G7 पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन, राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री सुनक, इन तीनों को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि ये पोटेंशियल लिंक्स है। और वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के तरफ से भी एक बयान आया है जहाँ पे उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि ये बहुत कंसर्निंग डेवलपमेंट है कि भारत का ऐसे एलिगेशंस है जहाँ पर भारत का हाथ कह रहा है कनाडा की है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ रहेगा कि ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर कुछ देखना है तो कनाडा को खुद देखना होगा कि ये जो निजर है, इन जैसे लोग जो ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, इन सब में जुड़े रहते हैं, तो ये जो दो गुटों के बीच जो लड़ाई हुई कहा जाता है, जिसमें निजर की मौत हुई या निजर को मार डाला गया, तो भारत कहता है कि कनाडा को खुद को देखना होगा, उनके खुद के सिस्टम को देखना होगा कि वो अपने सिस्टम में कैसे लोगों को घुसा रहे हैं जहां पर ऐसे गुटों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। लेकिन कनाडा ने साफ तरीके से कह दिया है कि यहाँ पर भारत के पोटेंशियल लिंक्स नज़र आते हैं और अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो इन्वॉल्व्ड है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सॉवरेन नेशन का वायलेशन हुआ है, घुसकर मारना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये G7 नेशंस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत को मैसेजिंग US, UK, फ्रांस से भी मिल सकता है। ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा में रह रहे भारतवंशियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन नहीं करते उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई, उनके खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत ने कनेडियन सरकार के साथ हमेशा जब बात हुई है उनसे यही कहा है कि न केवल भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय मिशन ख़तरे में है, ऐसा हर कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के जो कनेडियन नागरिक हैं जो खालिस्तानीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, खालिस्तान के कॉज को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लाइफ को डेंजर है, उनके प्रॉपर्टी को डेंजर है। तो इसलिए उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना होगा कनेडियन सरकार को। देखिए, कनेडियन सरकार ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें किसी के जान या माल को हानि हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखना ये होगा कि कनाडा कितना वॉक द टॉक करता है, क्योंकि देखिए ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जहाँ पर कोई भी आके कुछ भी कर दे। तो कनेडियन अथॉरिटीज़ सतर्क हैं और उन्होंने ये अश्योर तो किया था, लेकिन देखना होगा कि क्या बिगड़ते हालातों की वजह से, बिगड़ते माहौल की वजह से क्या अब कनाडा में भारतीय मूल के लोग या भारतीय जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जान को ख़तरा है, तो उसको किस तरीके से कनाडा अश्योर करेगा उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी। ये तो हुआ हालिया मसला। इतिहास समझने के लिए हमने रुख किया मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस यानी MPIDSA में एसोसिएट फेलो प्रियंका सिंह का। हमने पूछा कनाडा और भारत के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, दोनों देशों की एक दूसरे के लिए अहमियत क्या है। देखिए, अगर खालिस्तान मूवमेंट को अलग कर दें तो जो भारत और कनाडा के संबंध वो काफ़ी अच्छे हैं और वो काफ़ी मतलब एक कह सकते हैं कि मल्टी डिमेंशनल सॉर्ट ऑफ रिलेशंस हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। और ये इसलिए भी है क्योंकि दोनों लोकतंत्र हैं, दोनों एक बहुत ओपन सोसाइटी हैं, एक कह सकते हैं कि बहुलवादी उनका कैरेक्टर है। तो बहुत सी एक समानताएं हैं दोनों देशों में। और अगर आप ये देखें कि ये खालिस्तानी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कई सालों से चल रही हैं और भारत ने हर बार अपनी चिंता जताई है और अपना एक तरीके से कड़े रुख से कनाडा से कहा है कि उनको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे ट्रेड टाइज हैं। और अगर देखें तो हम एक्चुअली एक प्रोग्रेसिव ट्रेड पैक्ट की तरफ जा भी रहे थे। हालांकि अभी तो उसमें कुछ खास प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी संबंधों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है।
लेकिन जो कह सकते हैं कि पैरेलल जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि ट्रेड टाइज़ है और जो कि इन्वेस्टमेंट्स है कनाडा और भारत के बीच में, वो चीज़ें अलग एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि इंसुलेटेड हैं फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द खालिस्तान फ्रंट, बट वो एक एक चल रहे हैं अपनी पटरी पे। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो उन उन खालिस्तान को जो सपोर्ट कनाडा में मिल रहा है खालिस्तान मूवमेंट को, उसके वजह से बाकी सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में, ऐसा नहीं है। कनाडा पंजाब के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन कैसे बना, ये भी जान लेते हैं। अगर आप देखें तो जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भी सिख जो है वो कनाडा में जाके बसते थे। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन अगर देखें तो 80 के दशक में और रादर आई वुड से 70 के दशक में, जब भारत में यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट जब अपना सर उठा रहा था बुरी तरह से, जो एक आतंकवाद की एक मूवमेंट के रूप में आ रहा था, तो उस समय जो था सिखों का एक तरीके से कह सकते हैं पलायन कनाडा में हुआ। और कनाडा इसलिए उनके लिए प्रेफर्ड एक जगह हुई क्योंकि कनाडा ने उनको एक्सेप्ट किया, उनको पॉलिटिकल असाइलम एज़ सच इनको दिया बिना किसी वेरिफिकेशन के, और बहुत ही फ्रीली उन लोगों को एक्सेप्ट किया उसने। तो वो एक शुरुआत थी उस दौर की, और उस समय अगर देखें तो भारत के जो कनाडा से संबंध थे वो बहुत बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं कह सकते हैं, वैसे तो अच्छे थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे। उस वजह से भी जो एक तरीके से देखें तो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि भारत की सरकार को नहीं पता था कि सिख वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ डायलॉग नहीं हो पा रहा था दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि 1982 में आई थिंक जो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होते थे पियरे ट्रूडो, जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे, उनसे बहुत ही एक सख्त लहज़े में उन्होंने कहा था कि आपको कुछ करना चाहिए, जो ये इस तरीके से आप वहाँ पे एक खालिस्तान मूवमेंट को पनपने दे रहे हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आप कह रहे हैं कि पसंदीदा, तो पसंदीदा इसलिए भी था क्योंकि एक तो पहली बात मैंने बता दी कि उन्होंने बगैर वेरिफ़िकेशन के उन सबको एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये भी थी कि जो इस मूवमेंट को जो सपोर्ट एक तरीके से जो एक्सटर्नल एक्टर्स की तरफ से मिल रहा था, जिसमें कि पाकिस्तान के जैसे आईएसआई है, कनाडा में बेस होते हुए उनको उनसे जो एक इंटरैक्शन था वो आसान था, जो कि इंडिया में रहते हुए शायद नहीं था। तो मेरे ख़्याल से वो एक दूसरी वजह थी, और तीसरी वजह ये थी कि कनाडा को अगर आप देखें तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही ओपन सोसाइटी है। तो वहाँ पे अभी भी अगर आप देखें जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट्स, तो हर बार में कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हर बार ये बात उठती है कि हम बहुत ही लोगों को अपनी जो उनको बोलना है हम उनको बोलने की आज़ादी देते हैं। भारत में तो खालिस्तान आंदोलन शांत पड़ गया, लेकिन कनाडा में चिंगारी दबी रही। पिछले कुछ वर्षों में संख्या बढ़ी, कई मामलों में हिंसा की रपटें आई। इसकी वजह क्या है? कनाडा में खालिस्तान समर्थक कैसे पनपे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जब 70 और 80 के दशक में जो सिखों का जो यहाँ से जो कनाडा जाके बसे थे, वो उसका बैकड्रॉप जो था वो यहाँ पे जो इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट जो एक पनप रहा था उसका बैकड्रॉप, और कहीं न कहीं उस जनरेशन के दिमाग में वो चीज़ शायद कह सकते हैं कि एक तरीके से रह गई, और उन्होंने उसको पास ऑन टू किया अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जो शायद आज की प्रेज़ेंट जनरेशन है। और अगर एक जैसे इमीडिएट ट्रिगर सॉर्ट ऑफ देखें क्यों आज आज के तारीख में इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो जो है वो इलेक्शन जीत के आए, और उनके इलेक्शन जीतने में जो ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे कि सिखों की बहुतायत है, वहाँ का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो कह सकते हैं कि कह सकते हैं नहीं, मुझे आई थिंक सब जानते हैं कि इसमें एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कहीं न कहीं उनको पता है कि मुझे पावर में रहने के लिए इनका जो सिखों का समर्थन है, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 2023 में हैं और जस्टिन ट्रूडो भी अभी 2 साल बाद फिर से इलेक्शन में जाएँगे, तो वो उस चीज़ से डिस्पेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप कह सकते हैं। वो उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई ऐसी कड़ी बात कही या फिर कोई कड़ा कदम उठाया इन खालिस्तान एक्टिविस्ट के खिलाफ, तो उनके पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा।
हमें उम्मीद है कि आपने इस मसले का पूरा तिया पांचा समझ लिया होगा। अब आपको कुछ अपडेट्स बता देते हैं। विदेश से प्रतिक्रिया आने लगी है। अमेरिका ने कहा आरोप गंभीर हैं, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिटेन बोला हम कनाडा के साथ संपर्क में हैं। सिख फॉर जस्टिस ने अगले हफ्ते प्रोटेस्ट का ऐलान किया और कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों को बंद करवाया जाएगा। ये तो कनाडा की बात हुई। भारत में भी कनाडा के उच्चायोग के इर्द गिर्द सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। भारत में विपक्षी पार्टियों के नेता इस मसले पर सरकार के साथ खड़े दिखे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की चिंताएं हमेशा सबसे ऊपर रहेंगी। इस मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर लगातार मिलते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। इस संदेश के साथ कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले लोग दुनिया में कहीं भी होंगे, उनका हश्र और उनका हासिल यही होगा।